Today we are going to start chapter 1 of class 9th, matter in our surroundings. That means हमारी surroundings, हमारे आसपास जो भी matter है, matter present है, it's all about that. So सबसे पहले matter समझ लेते हैं. Matter को मैं define करूँगी in 3 stages like this. Number first, mass and volume. Means matter कोई भी ऐसी एक चीज़ होगी जिसमें मास होगा या उसका वॉल्यूम होगा. तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइज स्पेस और कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स लाइक नोज, आईज, ईयर्स. ओके, सो मैटर की डेफिनेशन यहाँ से बन जाती है दैट मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, or we can say that anything that has mass plus occupies space plus can be felt by sense organs. Okay, so this is called a matter. So mass and volume से हमारा कहने का क्या मतलब है यहाँ? For example, water. We have taken a container here. यहाँ हमने इसमें पानी भर दिया है. As we know, जो वाटर होता है इसका एक डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो पानी हमारा किस में आ गया है? मैटर में. ऑक्यूपाइज स्पेस, इस कंटेनर में इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है हमारे वाटर ने, तो ये भी डेफिनेट जाता है मैटर की प्रॉपर्टी के साथ. एंड कैन बी फेल्ट बाय सेंस ऑर्गन्स. अगर आप इसको छुएंगे तो आप फेल्ट कर सकते हैं. या दूसरा एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टेक, इट कैन बी एयर. एयर हमारे कानों के द्वारा जब लाइक ब्रीज होती है, विंड होती है, मूविंग एयर जब चलती है तो आप उसको सेंस कर पाते हो, फील कर पाते हो. ठीक है, इसके अलावा और सेंस ऑर्गन से क्या हो सकता है? जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वाटर हमें दिखाई दे रहा है, कंटेनर, इवन अ कंटेनर इट्स अ मैटर. ठीक है, तो कंटेनर दिखाई दे रहा है, तो आंखों के द्वारा हमें जो दिखाई दे रहा है तो हम सेंस कर पा रहे हैं उसको. तो हमारे यूनिवर्स में कितनी ही चीज़ें होंगी. पेड़ पौधे हैं, ओके, हवा है, चल रही है. और क्या हो सकता है? खाना जो हम खाते हैं, फ्रूट्स जो हम खाते हैं लाइक एन एप्पल, मैंगो, वो सब मैटर में आएंगे. इसके अलावा एक सिंगल ड्रॉप अगर ले लें हम किसकी, वाटर की, दैट्स ऑल्सो मैटर. और कंटेनर में ले लें तो भी वाटर है, पूरा का पूरा ओशन ले लें तो भी मैटर है. ओके, इसके अलावा मिट्टी, रेत, स्टोन्स, इवन लाइक हमारे यूनिवर्स में क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, मून इज ऑल्सो ओवर देयर. सो ऑल वुड बी कंसिडर एज योर मैटर. ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, महसूस की जा रही हैं और कुछ जगह घेर रही हैं, ठीक है, ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट मीन्स जगह घेर रही है, तो वो सब हमारा किस में आएगा? मैटर में आएगा. नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है, हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्लासीफाई किया था मैटर को इनटू एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर. ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में इससे बाहर नहीं जाएंगी, मीन्स इसी से मिलकर बनेंगी, चाहे वो केवल पानी से मिलकर बनी हो, केवल अर्थ से हो, स्काई से हो, फायर से हो, एयर से हो, या इनके कॉम्बिनेशन से ही क्यों ना हो. तो हर मैटर को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था इनटू दीज 5 एलिमेंट्स और इनको नाम दिया गया था पंचतत्व. लेकिन अब मीन्स नाउ डेज हमारे साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया है किसी और तरीके से मैटर को. उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज. और प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की हो सकती है? इट कैन बी फिजिकल प्रॉपर्टी, इट कैन बी केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल बेसिस पर हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, वो 2 प्रकार से किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज on the basis of chemical properties. Got it? Now, on the basis of physical properties, यहाँ हमारी 3 प्रकार होंगे: solid, liquid and gas. And on the basis of chemical properties, elements, compounds एंड मिक्सचर्स. तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें डिफाइन किया गया है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये आप पढ़ेंगे क्लास 9 के ही 2nd चैप्टर में. और फर्स्ट चैप्टर में जो अभी हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें हमें कवर किया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ओनली. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स हमारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, मीन्स किस किस तरह के हमारे पार्टिकल्स होते हैं.
क्या प्रॉपर्टीज़ है जो उनके अंदर पाई जाती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी निकल के आती है मैटर की, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सेकेंड वन इज दीज पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल से ये मिलकर बने हुए होते हैं, आर स्मॉल और टाइनी इन साइज। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी निकल के आती है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अभी हम वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे, व्हाट इज ऑल अबाउट दैट। सो इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर मैटर, सो सबसे पहली बात, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी हमारे मैटर होंगे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो अभी हमने पढ़ा है उनकी स्टेट्स पढ़ी है, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे। पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल से वो मिलकर बने होंगे वो स्मॉल होंगे साइज में, टाइनी, बहुत बहुत छोटे भी हो सकते हैं, इट कैन बी स्मॉल, बड़े नहीं होंगे। दे कैन स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच स्पेस पाया जाएगा। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मूवमेंट, जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे कैन मूव, उनके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट होगा। टेंडेंसी टू डिफ्यूज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि जो भी मैटर होगा वो कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। सो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस को। अब सॉलिड जो हमारा होगा किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होगा, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे सॉलिड के, लाइक दिस। बहुत पास पास होंगे, लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, और इनके बीच का में जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इस तरह के पार्टिकल से ये मिलकर बनेंगे। लिक्विड में इट कैन बी लाइक दिस, एंड इन गैस लाइक दिस ओनली। सो अब हम प्रॉपर्टीज पर जाते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा कि कि तीनों ही सर्टेन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ये है, और ये डिफरेंट हो सकते हैं शेप में, साइज में और नेचर में किसी और टाइप के मैटर से, ठीक है। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बस स्टेट्स हैं हमारे मैटर की। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको थोड़ा सा डीपली, अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज पर प्लीज ध्यान दें। पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे मैटर के वो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको गोले गोले गोलाकार रूप, ये ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहे हैं तो इसी साइज के होते हैं, हम इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और इवन बहुत 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 छोटे भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, लाइक बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सो थर्ड पॉइंट था हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है सॉलिड में, अगर मैं इसको स्पेस मान रही हूँ, अगर मैं इनको देखूँ तो ये स्पेस है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस ज़रूर होगा, भले ही ना के बराबर हो। तो हमारे सॉलिड में बहुत ही कम होता है, लाइक नेग्लिजिबल मानते हैं हम इनको, बहुत ही कम स्पेस पाया जाता है, और इसी वजह से ये एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल जुड़े रहते हैं। लिक्विड में भी स्पेस मिलेगा देखने को, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है, दिस इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। यहाँ जो स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। तो आप कंपैरेटिवली चेकआउट कर सकते हैं कि सॉलिड में जो स्पेस है वो बहुत कम होगा, लिक्विड में स्पेस तो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड, लेकिन कम होगा इन कंपैरिजन टू गैस, ठीक है। देखिए सॉलिड में, लिक्विड में अगर हम कंपैरिजन करें सॉलिड से, और गैस में सॉलिड से और लिक्विड से, दोनों से ही सबसे ज़्यादा जो स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स वो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होते हैं, मतलब ये जो जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, आपस में थोड़ा सा मूवमेंट करते रहते हैं। और ये मूवमेंट कब बढ़ती है, मूवमेंट लाइक दिस, कि ये अभी घूम घूम के इधर आ गया है, फिर इधर घूम घूम के इधर आ गया, फिर इधर से घूमना शुरू किया, यहाँ पर प्लेस हो गया। ऐसी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि ये यहीं पर जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट इधर उधर भटकते रहते हैं ना, भटकना जिसको बोलते हैं। सो ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट है, इसकी वजह से, ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है इसकी वजह से इनमें पाई जाती है के बोले तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं कि एक जगह बैठे हुए हैं, अगर एक जगह बैठे हुए होते तो हम प्रोसेस कर सकते थे कि पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू मूवमेंट कर रहे हैं, सो काइनेटिक एनर्जी ये प्रोसेस करेंगे। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि ये अभी धीरे हैं तो धीरे ही रहेंगे, ये बढ़ भी सकती है। और किस केस में बढ़ती है, ये जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, अभी हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, लेकिन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है।
लेकिन हम देखेंगे कब कि मूवमेंट हो रहा है, जब अगर मान लो हमने इसको हीट दिया, हमने थोड़ा सा गर्म किया, टेम्परेचर इसको दिया, तो टेम्परेचर मिलते ही इसका जो मूवमेंट था वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गई, स्पीड ऑफ मूवमेंट हैज़ बीन इंक्रीज नाउ। तो होगा क्या कि ये बबल का फॉर्म ले लेंगे, और आपने अब देखा भी होगा गैस पर जब पानी गर्म करते हैं धीरे 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 बिल्कुल बॉटम से बबल उठने शुरू होते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बबल्स ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो बबल का फॉर्म ले रहे हैं और पानी जो है उबलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, अभी बॉइलिंग एंड ऑल सब आएगा आगे। सो जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा पार्टिकल्स का कि उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी आदत होती है डिफ्यूज़ होने की, ठीक है। तो डिफ्यूज़ का मतलब में आता है इंटरमिक्स होना, ठीक है, एक दूसरे में इंटरमिक्स होना। जैसे हम पानी में, ठीक है, पानी में हमने क्या मिला दिया, सम ड्रॉप्स ऑफ इंक। तो जब आप इंक डालेंगे ये धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा, और ज़्यादा इंक डालेंगे और ज़्यादा डार्क होता जाएगा। तो हो क्या रहा है, इंक के जो पार्टिकल्स हैं और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, है ना, मिक्स हो रहे हैं आपस में इंटरनली। तो इस इंटरमिक्सिंग को पार्टिकल्स की कहा जाता है डिफ्यूजन, ठीक है, हम कहेंगे कि डिफ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे में। तो दिस इज कॉल्ड योर डिफ्यूजन। इसके कई एग्जाम्पल हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लाइक फिर ऑस्मोसिस एंड ऑल सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो डिफ्यूजन फिलहाल इतनी छोटी सी प्रोसेस है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि पार्टिकल्स के बीच में हमारा फोर्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या होता है, देखिए, ये हमने एक लिक्विड ले लिया है, कुछ भी आप मान लीजिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग वाटर ओनली। सो वाटर इज़ अ लिक्विड, तो थोड़ा सा पार्टिकल्स मैंने क्या किया है, दूर दूर बनाए, ठीक है। तो भले ही ये दूर दूर हों, जबकि सॉलिड में ऐसा देखा गया था कि पार्टिकल्स बहुत पास पास थे, ठीक है। तो जो पास पास पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के पहले एक बार सॉलिड देख लेते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इनके बीच फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो मैटर का एक ऐसा टाइप जो हमने लिया है सॉलिड, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि ये एक दूसरे को कहीं जाने नहीं देते हैं, ठीक है। सो अभी फिर आप बोलोगे अभी आपने बताया था कि ये वाला पार्टिकल्स इधर मूव हो सकता है, ये इधर मूव हो सकता है, दैट्स ओके, लेकिन सॉलिड की यहाँ बात की जा रही है, सॉलिड में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, लगभग ना के बराबर है। मैंने बोला ना जितना स्पेस होगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। और यही वजह है कि सॉलिड क्या होते हैं, ना तो डिफ्यूज हो पाते हैं, डिफ्यूज होने के लिए पार्टिकल्स का मूवमेंट थोड़ा सा ज़रूरी होता है ना, तो सॉलिड हमारे हो नहीं पा रहे, उनके बीच इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वाटर यहाँ मैंने लिया था, दैट मीन्स एज अ लिक्विड, तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत, यहाँ जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो स्पेस ज़्यादा की होने की वजह से इन दो पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, ठीक है। इतना कम भी नहीं होगा कि ये इसको बाहर जाने देगा बर्तन से, मान लो ये बर्तन है ना, इतना भी नहीं होगा कि बाहर चले जाएगा। आपने कभी देखा है कि एक गिलास में आपने पानी लिया पीने के लिए, और जब आप पीने के लिए बैठे तो वहाँ से पानी गायब है, वो उड़ के कहीं और चला गया, उसको पकड़ना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना कभी। तो वो इसी कारण होता है कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे इस पानी के, ठीक है, पानी के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और इन कंपैरिजन टू गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर मैं यही चीज़, ये जो मैंने ग्लास में पानी लिया था, सोचो इसमें मैंने गैस ले ली, ठीक है, गैस ली है और ये बंद नहीं है, ठीक है। अगर बंद होगा तो ऑब्वियसली यहीं आपस में कहीं 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 पूरे ग्लास में घूमती रहेगी, लेकिन जैसे ही मैंने इसका लिड खोला तो गैस तुरंत ही बाहर चली जाएगी। यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट कि पकड़ लो गैस को, ऐसा भी नहीं हो जाएगा। तो ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमारा जो गैस है उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल लगभग जीरो ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने आप है ही नहीं। तो इस कारण से क्या होता है, ये अपना जो बर्तन होता है, जो भी हमारा कंटेनर है, वो छोड़ के बाहर जा सकते हैं ईजिली। सो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ उसे हम बोलेंगे साइंटिफिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गॉट इट, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पार्टिकल्स, इसके बीच में भी होगा, इसके भी होगा, इन दोनों के बीच भी होगा, इनके भी होगा, आपस में होगा, और यही फोर्स होता है विच एक्चुअली कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी ये वेरी करेगा कि मैटर कैसा है आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो मैटर टू मैटर वेरी करेगा कि हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है।
स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये अराइज होती है किस कारण? पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनकी कहीं ना कहीं वेरिएशन होती है इन द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनको बांट दिया गया है उस वेरिएशन की वजह से कि ये सॉलिड स्टेट में रखा जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में रखा जाएगा, और ये गैसियस स्टेट में रखा जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वन हम लोग ले लेते हैं हमारा सॉलिड स्टेट। सो देयर आर सम सर्टेन प्रॉपर्टीज जो कि सॉलिड पोसेस करेगा। क्या क्या हो सकती है वो? सो सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो डेफिनेट शेप होती है इनकी। मीन्स अगर हम एक ये मैंने एक वुड का टुकड़ा ले लिया है इन क्यूबिकल फॉर्म, तो इसकी डेफिनेट शेप है, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम ने इसको एक बर्तन में डाला तो इसकी शेप चेंज हो गई, वही शेप रही है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि हम इसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर करके टुकड़ों में करके इसको इस बर्तन में भरा जा सकता है। दैट्स अनदर थिंग, लेकिन डेफिनेट शेप ही होगी हमारी सॉलिड की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। सबकी अलग अलग बाउंड्रीज होंगी। देखिए ये बाउंड्रीज हैं, इनकी अलग अलग बाउंड्रीज हैं। तो अलग अलग बाउंड्रीज पाई जाती है हमारे सॉलिड में। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मीन्स अगर इसका हम फॉर एग्जांपल 20 ग्राम का ये एक टुकड़ा है तो इतना ही वॉल्यूम रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, जब तक कि हम इसको तोड़ेंगे नहीं या है ना, ऐड नहीं करेंगे इसमें कुछ। नाउ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड को, इस वुड के टुकड़े को अगर हम प्रेस करने की कोशिश करें तो क्या वो प्रेस होगा? ऐसा होगा कि जैसे साबुन का एक टुकड़ा है, हमने थोड़ा सा फोर्स, हल्का सा फोर्स लगाया और यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रेशर किया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस आउट किया, तो होल हो सकता है ना। लेकिन उतना ही प्रेशर अगर मैं इस वुड पर अप्लाई करूँ तो क्या ये होगा कि ये कंप्रेस हो जाए? नहीं होगा ही नहीं। तो हम ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी ना रखकर इसको नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मानते हैं, जो एक्चुअली ज़ीरो के ही इक्वल होती है। तो लगभग ज़ीरो इज़ योर नेग्लिजिबल। टेंडेंसी टू मेंटेन शेप, मीन्स आपने जो भी शेप ली है अपने सॉलिड की, वो शेप सेम रहेगी जब तक आप उसको फोर्सफुली शेप को चेंज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। यहाँ हमने हमारे एक सोप लिया था, हमने हमारे सोप को हमने जब प्रेशर अप्लाई किया, या क्ले भी ले सकते हैं, एक क्ले का टुकड़ा ले लो। सोप भी थोड़ा सा हार्ड हो गया, हालांकि इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो भी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन क्ले पर हम थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो तुरंत हमारा जो शेप होगा वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता, हालांकि सॉलिड में हमारी जो शेप है वो मेंटेन ही रहेगी। हाँ, वो बात अलग है, अगेन द सेम थिंग कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो और जो सॉलिड है हमारा उसने अपनी शेप को मेंटेन ना करके शेप छोड़ दी अपनी, क्योंकि वो टूट चुका है, वो ब्रेक कहलाएगा वहाँ कि हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारा जो वुड का टुकड़ा है, इट हैज़ बीन ब्रोकन नाउ, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन विदाउट एक्सर्टेड फोर्सेस हम शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं वुड के। ऐसा नहीं है कि हमने बस रखा हुआ है और शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। नो डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग की लगभग ज़ीरो प्रॉपर्टी इनमें मानी जाती है। अगर हम वुड को एक ग्लास ऑफ वाटर में घोलने की कोशिश करें या इंटरमिक्स करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं होगा कि वो इंटरमिक्स हो जाएगा, या इस वुड के टुकड़े को ही आप डाल दो किसी एक वेसल में तो ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल्स का, क्या वुड के पार्टिकल्स इस ग्लास में मौजूद वाटर के पार्टिकल से इंटरमिक्स हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो हेयर इज़ नो डिफ्यूजन, सो दिस इज़ नो डिफ्यूजन हेयर। अब हम सेम प्रॉपर्टीज़ लेने वाले हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड्स की क्या डेफिनेट शेप होती है? नहीं, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। मान लो अभी जो एक पानी का हमने ग्लास लिया हुआ था, उसको वी आर गोइंग टू पोर इनटू सम स्मॉल कंटेनर, ठीक है। तो वो इसकी शेप ले लेगा, पहले वो ग्लास की शेप में था, अब वो इस कंटेनर की शेप में है, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी कैसी शेप होती है? इनडेफिनेट शेप, ठीक है। कैसी शेप होती है? इनडेफिनेट शेप्स। नाउ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, क्या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है? नहीं, कोई अलग बाउंड्रीज इसमें नहीं होती। क्या इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है हमारे लिक्विड का? हाँ, बिल्कुल फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। अगर हम यहाँ पर 30 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे हैं और इसको डाल रहे हैं एक बोल में, सो 30 ग्राम ही रहेगा। सो फिक्स्ड वॉल्यूम, हाँ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इन लिक्विड्स। लिक्विड्स जो होते हैं हमारे वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो और अगर कहें टेंडेंसी टू मेंटेन शेप, इसमें क्या आएगा? क्या अपनी शेप मेंटेन कर पाते हैं? फर्स्ट पॉइंट में ही आ गया इनडेफिनेट शेप में। शेप को कैसे मेंटेन रखेंगे फिर? जैसे अभी बताया था स्टार्टिंग में, ग्लास की शेप ली हुई है, फिर कंटेनर की ले ली है, तो टेंडेंसी टू मेंटेन शेप है या नहीं है? नहीं है। नो डिफ्यूजन, क्या इसमें डिफ्यूजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
स्टार्टिंग में बताया गया था एक ग्लास है जिसमें पानी है, उसके अंदर आप कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइक इंक, ठीक है, डाल रहे हैं, तो इंक इजीली वाटर में क्या होगा, डिफ्यूज जाएगी। तो इंक भी एज समहाउ लिक्विड ही है, और आपका वाटर ऑब्वियसली लिक्विड में आता है, तो डिफ्यूजन होगा इसमें, यस टू डिफ्यूजन। सो नो यहाँ से हट चुका है, सो डिफ्यूजन इसमें होगा। तो यहाँ आप चेक करें कि कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस का यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। मैंने सॉलिड और लिक्विड बता दिया है, गैसेस स्टेट का भी इसी तरह कंपैरिजन कर लेंगे हम यहाँ पर। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। फर्स्ट जो हमारा कॉलम है ये कैन बी वेड, क्या हम इसका वेट हम मेजर कर सकते हैं? तो तीनों पर टिक है, सॉलिड का वेट भी क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं, लिक्विड का वेट भी हम मेजर कर सकते हैं, और गैस का वेट भी हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपाइज स्पेस, क्या सॉलिड ऑक्यूपाई करता है स्पेस? बिल्कुल करता है, जगह तो घेरेगा ना। नेक्स्ट है लिक्विड्स, यस, टिक टू लिक्विड एंड टिक अगेन टिक ऑन आर गैसेस सेल। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज में आपका आएगा फिक्स्ड शेप, ये अभी अभी बताया गया था सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, तो सॉलिड के सामने हमने ग्रीन टिक दिखाया है। लिक्विड्स की क्या फिक्स्ड शेप होती है? नहीं, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, क्योंकि जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड्स को डालते हैं उसी कंटेनर की शेप वो ले लेता है, तो इट्स रेड क्रॉस हियर। गैसेस में क्या फिक्स्ड शेप होती है? नहीं, फिक्स्ड शेप होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि गैस को मान लो ग्लास में डाला, तो वो जितना भी स्पेस उस पूरे के पूरे ग्लास में होगा, इधर उधर वो घूमती रहेगी गैस, तो इट्स नॉट अ फिक्स्ड शेप फॉर गैसेस ऑल्सो। सो रेड क्रॉस अगेन हियर। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। सो रेड क्रॉस ऑन गैसेस। कैन बी कंप्रेस्ड और नॉट, सॉलिड को क्या कंप्रेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। लिक्विड को क्या कंप्रेस किया जा सकता है? अभी लास्ट टाइम पे बताया था, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सो रेड क्रॉस अगेन इन फ्रंट ऑफ योर लिक्विड। लास्ट गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, हाँ कंप्रेस किया जा सकता है। देखो कंप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, हो सकता है आप इसको केवल प्रेशर से लेके चलें, लेकिन प्रेशर किस तरह का प्रेशर? मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कंप्रेसिबिलिटी में कई बार कन्फ्यूजन होता है, किस प्रकार का कन्फ्यूजन होता है देखिए। ये हमने एक कंटेनर ले लिया है, इसी तरह ये दो कंटेनर ले लिए गए हैं। मान लीजिए इसमें हमारा सॉलिड है, कुछ भी सॉलिड है, कुछ पड़ा हुआ है सॉलिड, ठीक है। सो इफ आई एम टेकिंग 3 states of matter, solid, liquid, gas in different containers, in first case that means in solid state, अगर हम इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या हमारा वुड, प्लास्टिक, स्टोन्स जो भी हमने लिए क्या प्रेस होंगे? क्या ऐसा होगा कि हम इसको प्रेस कर करके यहाँ तक ला सकते हैं, इस लेवल तक या इस लेवल तक या इस लेवल तक? नहीं ला सकते। और अगर हमने प्रेस किया, ठीक है, प्रेस की इतना ज़्यादा एक्सर्टेड फोर्स लगाया कि ये सब ब्रेक हो गई, ब्रेक हो कि जो एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ था इनको इसने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये अलग बात हुई है। और लेकिन प्रेशर डालने के बाद क्या किसी एक लेवल तक हमारा जो कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ सॉलिड है क्या आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। सो इट्स अ बिग नो कंप्रेसिबिलिटी हियर। लिक्विड को आप प्रेस कर रहे हो, ठीक है, लाइक आपने क्या किया, एक इस तरह का कुछ है, कुछ भी एक ले लीजिए आप, इससे आप प्रेस कर रहे हैं तो ये अंदर तो इजीली जा पाएगा, ठीक है, इजीली आप लाइक यू आर इंसर्टिंग इट इनसाइड, तो ये इजीली अंदर तो जा पा रहा है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि आपका पानी का लेवल यहाँ किसी एक हद तक, किसी एक लेवल तक आया है? नहीं आएगा। और अगर जो इसको अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, भारी कर दें, तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा और हमारा पानी का लेवल ऊपर आएगा। पानी का लेवल ऊपर आ रहा है क्यों? इसलिए नहीं कि पानी हमारा कंप्रेस हो पा रहा है, कि उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी आ गई। ये पानी हमारा ऊपर इस कारण से आ रहा है कि जो भी हम इसके अंदर ये इंसर्ट कर रहे थे, इसने डिस्प्लेस कर दिया पानी को, है ना। हालांकि ये जो केस हमने यहाँ ट्राई किया है मैक्सिमम लेवल तक, ये हम इसमें भी ट्राई नहीं कर सकते। सॉलिड में तो इट्स अ बिग नो, ठीक है, इसलिए बिग नो तो इसमें भी है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा हम कह देंगे ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि लाइक अगर हम फिंगर से इनको टच करें तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। लिक्विड को हमें फील आती है कि कंप्रेस हो पा रहे हैं, बट एक्चुअली आप अगर फिंगर से इसको लाइक कंप्रेस करेंगे ना तो कंप्रेस होगा लिक्विड। वो इसलिए नहीं कि कंप्रेस हो रहा है, वो हमें बस लग रहा है कि कंप्रेस हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, हमारी फिंगर से वो पानी डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। हमारी फिंगर जहाँ तक गई वहाँ से पानी हट के कहीं और डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हमारी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नहीं पाई जाती है। सो लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। गैस में देखिए क्या होता है, गैस में जैसे यहाँ पर एक पिस्टन हमने डाला था, ज़बरदस्ती लिक्विड को नीचे करके ला रहे हैं, नहीं कर सकते हैं ज़बरदस्ती, लिक्विड कहीं ना कहीं से अपना स्पेस बना के निकल जाएगा, और अगर स्पेस नहीं होगा तो वो नीचे कंप्रेस हो ही नहीं पाएगी पिस्टन, सिंपल इज दैट। गैस में क्या होगा, हम पिस्टन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, और इस गैस को हम
जो, और ये जो गैस सब जगह घूम रही है, यहाँ कहीं ना कहीं स्पेस है। तो जब हम इसको पिस्टन को नीचे ला रहे हैं तो मान लीजिए इसमें यहाँ कुछ 1 2 3 4 5 ये कुछ लेवल्स हैं, कुछ बने हुए हैं, तो हो सकता है इसमें इतनी गैस का, हो सकता है आपके कंटेनर जो में जो गैस भरी है वो इस लेवल तक आ जाए। ठीक है, जितनी गैस होगी, जितना अमाउंट ऑफ गैस होगा इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर इतना अमाउंट ऑफ गैस है तो बस वो यहाँ तक कंप्रेस हो पाएगी, लेकिन हो पाएगी। सो गैसेज आर कंप्रेसिबल। सो दैट इज़ वाई हमारा जो इमेज था उसमें गैसेस के आगे एक ग्रीन टिक लगा हुआ है, दैट मीन्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ओके, तो यहाँ तो हमने कंपैरिजन की थी अभी सॉलिड लिक्विड गैसेस की, लेकिन अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस हो सकता है। सो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड गैसेस। हाँ, लिक्विड रिजिड होते हैं, है ना, थोड़े हार्ड होते हैं ना, तो हार्ड जितना भी कोई चीज़ हार्ड होगी वो उतनी ही रिजिड कहलाएगी। तो इसमें रिजिडिटी का फीचर पाया जाता है किसमें, सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स की रिजिडिटी हो गई। अब हम आते हैं लिक्विड्स पर। द लिक्विड इज़ नॉट सो रिजिड। ठीक है, इन कंपैरिजन टू सॉलिड, जो लिक्विड होते हैं इतने रिजिड नहीं होते हैं। तो क्या उस सॉलिड के अंदर हमारी फिंगर का इतना इजीली फ्लो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जबकि लिक्विड्स में एक ग्लास में हमने पानी भरा है और उसके अंदर हम अपना फिंगर फ्लो करना चाह रहे हैं तो फिंगर इजीली मतलब फ्लो कर पाएगा, कुछ इशू नहीं है। लेकिन गैसेज में और भी इजीली, इतना इजी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गैसेज, यू आर नॉट इवन एबल टू फील दैट गैस। ठीक है, लिक्विड को हम फिर भी थोड़ा सा फील कर सकते हैं। हमने ग्लास ऑफ मिल्क ले लिया, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड ऑल, तो इसलिए। तो ये हो गई रिजिडिटी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ये हम पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट इज सॉलिड पार्टिकल्स हैव अ काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड पार्टिकल्स में बहुत कम काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, ये भी हमने पढ़ा है, क्योंकि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपेयर हो जाएगा लिक्विड और गैसेस का भी, क्योंकि लिक्विड्स में इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है और गैसेस की तुलना में हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होगी, दैट मीन्स सॉलिड से ज़्यादा और हमारा गैसेस से कम काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी लिक्विड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है कांट बी कंप्रेस्ड, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज सॉलिड पर आते हैं, देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड राइटली बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। येस ऑफ कोर्स, ये भी पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। नेक्स्ट इज सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन अ वेरी डेंस फॉर्म, मीन्स इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। So generally solids have higher densities as compared to their liquid or gaseous form. Density हम कहते हैं mass upon volume, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसी का कितना मास है, कितना वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग हम डेंसिटी का पता लगाते हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस एक्चुअली इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। किसी भी मैटर की आपकी डेंसिटी का पता लगाना चाहते हो तो D इक्वल टू m/v से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो ईजिली, ऑब्वियसली सॉलिड्स को लाइक हमने एक ग्लास में लिए, हमने स्टोन्स लिए और उसको हम थोड़ा सा लाइक ग्लास को पोर करने की कोशिश करें तो ईजिली उतना पोर नहीं हो पाएगा, या ठीक है लाइक स्पिल करें। जबकि ग्लास ऑफ मिल्क ईजिली फ्लो होगा क्योंकि वो लिक्विड में आता है। और इसी तरह जो गैसेज होती हैं उनका फ्लो भी ईजिली होता है। आप ये मत सोचें कि फ्लो ऊपर है कि नीचे है, इट डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ सिर्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी के बारे में है ना डिस्कशन हो रहा है। तो फ्लो होती हैं गैसेज ईजिली। सॉलिड्स में डिफ्यूजन रेट बहुत कम होता है, सो द डिफ्यूजन रेट ऑफ सॉलिड्स इज़ वेरी लो और द डिफ्यूजन रेट इन लिक्विड्स इज़ मॉडरेट। और जो गैसेस होता है उनका डिफ्यूजन हाई होता है काफ़ी। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस से मिलते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस इन्हीं किन्हीं तीन फॉर्म में होंगे। ठीक है, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। सो ये जो स्टेट्स होती हैं ये कन्वर्टिबल होती हैं और वी कैन से इंटरकन्वर्टिबल। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब के सब इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। सो यही जो प्रॉपर्टी है, जो फिनोमिना है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ओके, एंड अगेन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड योर इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। राइट, मीन्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वाटर आई एम टेकिंग हियर। वाटर आपका किस किस फॉर्म में पाया जाता है, किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है? देखिए, सबसे इजी एग्जांपल है, इससे इजी कुछ नहीं जा सकता, इससे ऊपर ही हम फिर आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म इज लिक्विड। ठीक है, जब वो पानी की फॉर्म में होता है एक्चुअली लिक्विड फॉर्म। फिर अगर हम इसको लिक्विड कब होगा, जब ये वाटर होगा, वाटर फॉर्म में होगा। सॉलिड कब होगा, वाटर को हमने फ्रीज करके आइस बना दिया तो सॉलिड बन गया है। और गैस कब होगा,
हमने इसको बॉईल करके एज फॉर्म ऑफ वेपर वी गॉट इनटू इट। सो वाटर के 3 फॉर्म हमें मिली हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर हम देखें लिक्विड से सॉलिड बन गया है हमारा आइस की फॉर्म में, ठीक है, और लिक्विड से ही गैस की फॉर्म भी मिल रही है हमें। इसी तरह सॉलिड से, ठीक है, सॉलिड से हमें लिक्विड मिल जाएगा, हम पिघला सकते हैं उसको। ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस हियर जो हो सकते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं, क्या उनको नाम दिए गए हैं उन प्रोसेसेस को, अब हम आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो आई होप इंटर कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो भी टर्म्स हमारी इन्वॉल्व होगी स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट को लेकर, उसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना होगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम इंटर कन्वर्जन कर पा रहे हैं अपने स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक है, केवल 2 ही रीज़न होंगे, या तो हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, और व्हाट वी कैन डू चेंज इन प्रेशर। अब कंफ्यूज नहीं होना है इस चेंज वर्ड को लेकर, इस चेंज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों होगा। दैट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स आप टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीज यानी घटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, इससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो भी चेंज हुआ है इन टेम्परेचर। और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं लेकर आ रही हूँ -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, डिक्रीमेंट हुआ है हमारा टेम्परेचर में। तो चेंज यहाँ रेफर करता है टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने की फॉर्म को, नॉट द स्टेबिलिटी ओनली। इसी तरह जो प्रेशर है सेम अप्लाई होगा हमारा चेंज इन प्रेशर पर। प्रेशर वही प्रेशर है जो अभी हमने पीछे बात किया था ना कंप्रेसिबिलिटी को लेके, कि हम प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी पढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट टर्म जो कि निकल कर आती है आफ्टर द चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में, दैट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोल देते हैं। ठीक है, मेल्टिंग का हिंदी मीनिंग होता है पिघलना। ठीक है, और इसी मेल्टिंग से हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल कर के लेकर आएंगे। तो वो प्रोसेस जिसमें कन्वर्ट हो रहा है कोई एक सॉलिड किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो जहाँ भी होगा हमारा लाइक सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, लाइक हमने यहाँ हीट दे दी है तो सॉलिड से लिक्विड हमारा बन गया, तो इसको हम मेल्टिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग करेंगे। सॉलिड एग्जाम्पल ले लो आप, आइस को हमने हीट किया तो वो क्या बन गया है हमारा, वाटर। ओके, तो आइस से वाटर बनना आफ्टर हीटिंग विल बी कंसिडर्ड एज योर मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, जिसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। सो यहाँ से कैसे आप डिफाइन करेंगे, अपनी डेफिनेशन कैसे देंगे मेल्टिंग की, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। और ये होता कब है, कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या हुई, या तो हीट होगा या प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको हीट और प्रेशर को भी ऐड कर सकते हो अपनी डेफिनेशन में। और क्या बनेगी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर into its solid state to its liquid state at specific conditions of temperature and pressure is called fusion or melting, right? एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया है। अब इसी प्रोसेस से जो पॉइंट निकल कर आएगा वो आपका कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। सो यहाँ हमने देखा कि आइस मेल्ट होकर कन्वर्ट हो रही है वाटर में, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक कंडीशंस हमें चाहिए होंगी, वेदर इट इज जो हीट और प्रेशर, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हीट जो आइस को कन्वर्ट कर रही है वाटर में, ठीक है, जिस हीट पर आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, और वी कैन से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स, जो सब्सटेंस हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया है आइस, ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा यानी पिघलने की जो अवस्था है वो हमारा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टार्ट होता है पिघलना, बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाया, मेल्टिंग पॉइंट। सो यहाँ से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट की, दैट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड में मैंने लिया है, सेल्सियस में लिया है तो 0 डिग्री है। और अगर हम इसको केल्विन में लेना चाहें तो केल्विन में हमारा आएगा 273। ठीक है, अप्रोक्स है ये, हम इसमें पॉइंट में होता है वैसे, लेकिन हम पॉइंट थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं, तब जाके 273 केल्विन आता है। बाकी एग्जैक्ट लेना चाहते हैं तो दिस इज 273.16 केल्विन। ओके,
तो दैट्स ओके, डबल याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट्स ओके। अगर केल्विन में आप बताना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन का फॉर्मूला भी होता है सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने का और केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आर सेकेंड टर्म इज बॉइलिंग, जैसे फर्स्ट टर्म मेल्टिंग या फ्यूजन थी, ऐसे ही हमारी सेकेंड टर्म जो आती है दैट इज बॉइलिंग। सो इसमें भी कन्वर्जन होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, लेकिन यहाँ स्टेट्स क्या रहेंगी जैसे आपका मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ था, ऐसे ही हमारा बॉइलिंग में लिक्विड से जाकर क्या बनेगा, यस, लिक्विड हमारा चेंज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ वेपर। सो दिस विल बी नोन एज योर बॉइलिंग, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं हम, ऑब्वियसली वो कंडीशंस रहेंगे, स्पेसिफिक कंडीशंस, हीट और प्रेशर, तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर, ठीक है। यहाँ कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि एक मैटर का, मैटर बोले तो यहाँ लिक्विड है वो मैटर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर्स, ओके, यानी लिक्विड से यहाँ गैस में, अगर मैं यहाँ वेपर की जगह गैस भी लिख दूँ तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। सो इट इज़ लाइक योर गैस, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं वेपर। तो दोनों ही ठीक है, लिक्विड इनटू गैस और लिक्विड इनटू वेपर। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैस और लिक्विड स्टेट टू वेपर्स एट स्पेसिफिक कंडीशंस, यहाँ कंडीशंस आएंगी वो, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जैसे हम मेल्टिंग से मेल्टिंग पॉइंट लेकर आए थे, वैसे ही हम बॉइलिंग से क्या लेकर आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट लेकर आएंगे। और बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, वो टेम्परेचर जिस पर हमारा जो लिक्विड है स्टार्ट कर देगा गैस बनना या बॉईल होना, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर हम वाटर ले रहे हैं और वाटर को हमने हीट दिया, दिस इज द स्पेसिफिक कंडीशन है, और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन हमारी आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन थोड़ा सा हटके है पिछली दो टर्म्स से। कैसे हटके है, जैसे अभी तक हमने जो कन्वर्जन देखा है दैट इज सॉलिड टू लिक्विड, ओके, या फिर लिक्विड टू गैस, ठीक है, या फिर लिक्विड टू गैस, ये हमने कन्वर्जन देखा है। लेकिन अगर हमारा सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में बिना लिक्विड बने, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। या फिर गैस हमारा कन्वर्ट हो जाए डायरेक्ट इनटू सॉलिड में, तो भी हमारा ये कहलाता है सब्लिमेशन। या फिर इस प्रोसेस को हम अलग से डिपोजिशन भी कह सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ना करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आप इसको सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड को सब्लिमेशन लिख दें, वो भी करेक्ट है। तो दोनों ही प्रोसेस हमारी सब्लिमेशन कहलाती है। सो हम गैसियस स्टेट, द प्रोसेस ऑफ change of solid state directly into gaseous state without passing through the liquid state, भाई ये liquid state के थ्रू तो पास ही नहीं हुआ है ना, is known as your sublimation, that's it। so इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने वाटर लिया था, वाटर जो होगा हमारा आइस से वाटर कन्वर्जन हुआ था और वाटर से वेपर कन्वर्जन हुआ था, ठीक है, सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस। लेकिन क्या हमारा वाटर डायरेक्ट गैस बन सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारी नैप्थलीन होती है, नैप्थलीन बॉल्स, या इजी बोलो तो कैम्फर बोल सकते हो। नैप्थलीन एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आप अगर कपूर को डायरेक्ट गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर सीधा गैस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन हमारा हो जाएगा। आयोडीन वो आपका नमक की बात नहीं हो रही है, नमक में आयोडीन होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ योर सॉल्ट, लेकिन यहाँ सिर्फ आयोडीन की बात हो रही है। तो आयोडीन को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, हमारा अमोनियम क्लोराइड भी एक है, अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो हियर, अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो हियर, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। NH4Cl है ना, ठीक है, ठीक है। नाउ द टर्म इज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन प्रोसेस हम समझेंगे। सो जब हमारा जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाए इनटू गैसियस स्टेट, दिस विल नोन एज योर वेपराइजेशन। अब आप बोलेंगे कि यही चीज़ तो हमने बॉइलिंग में किया था, ठीक है,
इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे वेपोराइजेशन को कुछ लोग इवेपोरेशन भी बोल देते हैं, पर कहीं ना कुछ डिफरेंस इनमें रहेगा कि बॉइलिंग में लिक्विड टू गैस जा रहा है तो क्या क्या कंडीशंस वहाँ रहेंगी, वेपोराइजेशन में क्या कंडीशन रहेंगी, और आपका इवेपोरेशन में क्या कंडीशन रहेगी। तो उसके डिफरेंस को हम अलग से समझाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए लिक्विड टू गैस कन्वर्जन भी हमारा वेपोराइजेशन कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन यहाँ से बनेगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। ओके, हमारी फिफ्थ टर्म आती है यहाँ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स फ्रीज होना, ठीक है, यानी हीट को निकाल देना, है ना, रिवर्स प्रोसेस कर देना। जब हम हीट डालते हैं तो कहीं ना कहीं या तो आपका मेल्ट होगी चीज़ें या बॉईल होंगी, लेकिन यहाँ फ्रीज कर रहे हैं, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है कहीं ना कहीं फ्यूजन और मेल्टिंग की, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ किस स्टेट को किस में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यहाँ लिक्विड स्टेट को, ठीक है। जैसे पानी को फ्रीज करके आइस बनाते हैं तो पानी की फॉर्म लिक्विड है, कन्वर्ट होकर क्या बन गया, सॉलिड फॉर्म। दिस इज नोन एज योर फ्रीजिंग। यहाँ अगेन स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाएंगी, जैसे हमने वाटर लिया, उसको फ्रीज कर दिया हमने, लाइक फॉर एग्जांपल -15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सॉलिड दैट इज आइस आपकी फॉर्म हो गई है। So this is the process which is known as your freezing. क्या लिखेंगे इसमें, the process of conversion of a matter from liquid state to solid state again at specific conditions of temperature and pressure is called freezing, right? So point add हो सकता है, questions कई बार पूछ लिए जाते हैं कि freezing किसकी reverse process है, तो it is the reverse process of fusion और melting. तो जैसे हमने melting पढ़ा था उससे हम melting point लाए थे, बॉइलिंग पढ़ा था उससे हम बॉइलिंग पॉइंट लेकर आए थे, तो ऐसे ही हम फ्रीजिंग पढ़ रहे हैं और इससे लेकर आएंगे, दैट्स राइट, फ्रीजिंग पॉइंट। सो वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो सकता है, फ्रीज करने के लिए ये हमारे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे -15 पर भी आइस हमारी जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगा वाटर, -20 पर भी, 30 पर भी, ठीक है। हम इसको फ़ारेनहाइट में ले सकते हैं, लाइक सारे ले सकते हैं, जैसे 40 फ़ारेनहाइट पर हम ले सकते हैं, हमारा जो आइस है वो जम के तैयार होगा। लेकिन ये जो 32 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट पर हमारा जो आइस है एकदम बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि सो एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, अब बात ये आती है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या, दिस इज नॉट लाइक दैट कि हर पॉइंट पे जब रही आइस तो वो सारे के सारे फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएंगे। जिस पॉइंट पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने जो कंडीशंस वाटर को प्रोवाइड कराई हैं फ्रीज होने के लिए, ठीक है, वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट हम ले सकते हैं कि एग्जैक्ट फ्रीज हो जाता है, नॉट द, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप लोग बोलेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेल्टिंग पॉइंट था, है ना, यही तो बताया गया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए मेल्टिंग और फ्रीजिंग में क्या प्रोसेस ऐसी हो रही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेल्टिंग पॉइंट बन गया है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही आपका फ्रीजिंग पॉइंट बन गया। कैसे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया था कि ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज आर फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मेल्ट होना कब स्टार्ट होगा, जब इसको हीट दी जा रही है ना, इसको हीट दी जा रही है हमारे आइस को, तो ये पिघलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बर्फ को आइस देना, हीट देना स्टार्ट किया तो ये पिघलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब हीट दी जा रही, तो मतलब टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ेगा अब, 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से हीट ली जा रही है, ठीक है। मीन्स हमारा जो डिफरेंस यहाँ रहेगा, यहाँ हीट का डिफरेंस रहेगा, यहाँ ली जा रही है हमारी हीट, और हर मोमेंट पर जो हीट है वो घट रही है कहीं ना कहीं। सो इट शुड बी लाइक योर, यहाँ 3 था, मान लीजिए यहाँ -3 डिग्री सेंटीग्रेड आया, फिर -5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर -15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से हमारा फ्रीज होना स्टार्ट होता है, यहीं से फ्रीज होना स्टार्ट हुआ है और यहीं से मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो दोनों के लिए ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा पॉइंट रहेगा, ठीक है। सो आई होप यू नाउ विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बाय दिस फिनोमिना। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस रहेगा, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस स्टेट कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में, कहलाती है कंडेंसेशन, ठीक है। तो जैसे हमने क्या लिया, पानी लिया, तो हमने यहाँ पानी लिया है एक बर्तन में और इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा,
हीट जैसे ही हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये क्या होगा, बॉईल होना, बॉईल होने तक पहुंच जाएगा। तो बॉईल होना जैसे ही स्टार्ट हुआ, यहाँ हमारा गैस बन रहा है, ठीक है, गैस बन रहा है। अगर हम इसके ऊपर लिड रख दें देखने के लिए कि इस गैस में क्या है या इस गैस का क्या होने वाला है, और इस लिड को जब आप हटाओगे, ठीक है, इस लिड को यहाँ आपने हटाया, तो यहाँ आप देखते हो छोटी छोटी बूंदें, है ना, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपकी जो गैस है वो यहाँ आपको मिल जाती है। तो क्या हुआ, गैस लिक्विड हो गया। अगर लिड नहीं लगाते हो, इन केस लिड आप नहीं लगाते हो, तो वो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में जा रही है, दैट्स इट, यहाँ से निकल के, है ना, और एटमॉस्फेयर में वो वाटर ड्रॉपलेट्स पाई ही जाएंगी। यहाँ आपने देखने के लिए, चेक करने के लिए लिड लगाई, लिड को जैसे ही उतारा तो हमने देखा कि लिड पर हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर आ गया। और वाटर की क्या फॉर्म होती है, लिक्विड। तो क्या हुआ, यहाँ ये जो गैस बनी ये लिक्विड का फॉर्म ले चुकी है। तो गैस कन्वर्ट होना लिक्विड में कहलाता है कंडेंसेशन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट। यहाँ कुछ कंडीशंस होगी, सो लिखेंगे इसी के आगे, एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन।